देखिए, आज हरीश राणा के केस में लव, मेडिसिन और मर्सी के बीच में एक जो डायलेमा था उसको क्लियर कर दिया और राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई का भी एक फ्लरिश कर दिया है, एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के लिए। और हरीश राणा के माता पिता ने 13 साल उसकी सेवा की, लेकिन कोई रिकवरी नहीं थी फर्स्ट सेकंड बोर्ड की बाद भी। तो लगभग 82-84 दिन के बाद जजमेंट आया है, रिजर्व हो गया था, और उसमें मेडिकल बोर्ड को, मतलब एम्स को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि आप इसको बच्चे को लेके जाइए और उसके जितने भी इक्विपमेंट्स उसके शरीर में लगे वो सब निकाल दीजिए, और उसके बाद जब तक वो जी सकता है जिएगा, प्राकृतिक अवस्था में उसमें छोड़ दिया गया है। और एक बहुत अच्छी नज़ीर पूरे देश के लिए बनाई गई कि पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन सबके सीएमओ को गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आप ऐसे पैलेटिव केयर के जो पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखेंगे। उनके केयर अगर नहीं हो पाती है, ढंग से वो रिकवर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी रिपोर्ट समय समय पर मंत्रालयों को देते रहेंगे। और आज के केस में भी अगले 30 दिन का टाइम दिया गया है, पूरे देश में क्या इसके ऊपर काम हुआ है और क्या काम होना बाकी है वो सारा बताया जाएगा। और साथ ही यूनियन ऑफ इंडिया को भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि इस मुद्दे पे कोई कानून बनाया जाए जिससे माता पिता को, ऐसे पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल सके। ये पहली बार, हाँ, ये मतलब पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ अरुणा शान बाग में। इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, लेकिन 2018 का कॉमन कॉज में बहुत सारी गाइडलाइन बनाई गई थी। तो एक तरह से ये आज पहली बार इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉमन कॉज की गाइडलाइंस का 2018 की। और जैसा आपने शुरू किया था शेक्सपियर और हेनरी साहब से कि डू एंड डाई का जो डायलेमा होता है, क्या करे और क्या ना करे, लेकिन आज कोर्ट ने संविधान को, सारे चीजों को देखते हुए हरीश राणा को मुक्ति का एक मार्ग दिखा दिया है। सर, जजमेंट अलग नहीं है, ये साइमल्टेनियसली स्टेप बाय स्टेप हुआ है। पहले अरुणा शान बाग में डिस्कस हुआ था, उसके बाद कॉमन कॉज में और अच्छे से डिस्कस हुआ था, और आज और भी ज्यादा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस हो गया है। और ऐसे पेशेंट जिनकी रिकवरी का कोई स्कोप ना हो, उनको इतने लंबे टाइम तक नहीं रखा जाना चाहिए। उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए और अकॉर्डिंगली उस पे मेडिकल बोर्ड को, डॉक्टर्स को अपनी ओपिनियन देके उसके साथ न्याय करना चाहिए। सर, हरीश राणा की बता दीजिए कि क्या स्थिति थी, कैसे थे, कब से वो मामला क्या था पूरा? नॉर्मली 21 साल की एज में वो बीटेक पढ़ने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गया था, चंडीगढ़ में था। वहां से 4th फ्लोर पे, फर्स्ट ईयर में ही 4th फ्लोर पे से वो गिरा दिया गया। उसके गर्दन में बहुत सीवियर चोट लगी, मतलब पूरा हेड इंजर हो गया, और तब से ही वो 100% पैलेटिव केयर पे चला गया, मतलब कोई रिकवरी के चांस नहीं थे। और 20 अगस्त 2013 की ये बात है और आज हम 2026 में खड़े हैं। 13 साल की लगातार मेहनत से सारी तरह की जितनी भी एडवांस चीजें अवेलेबल है मेडिकल साइंस की, सारी यूज की गई, लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं मिला। तब हम सुप्रीम कोर्ट आए। इससे पहले हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट से भी एक रिलीफ मिली थी। अब 3rd स्टेप में हम एमए में आए थे मिसलेनियस एप्लीकेशन लेके, और जिसे अलाउ कर दिया गया। देखिए, सबसे ज्यादा होती है अपने बच्चों के लिए माँ बाप को कि उसकी केयर हो जाए। मेडिकली वो नहीं सेटल हो पा रहा था, ना ही रिकवरी हो रही थी। 13 साल से सिर्फ सेवा 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 और कुछ भी नहीं, कोई सिंगल रिएक्शन नहीं। और एक माता पिता के लिए सामने उसका बच्चा जिंदा लाश बनकर है, उससे बड़ी विपदा कुछ नहीं हो सकती एक माँ बाप के लिए। तो कोर्ट ने परिवार वालों की परिवार वालों की बहुत धैर्य की तारीफ करी, इतनी ज्यादा करी, और बनता भी है। इतना सेवा, आज के टाइम में इतनी सेवा करना, ये अपने आप में बहुत आउटस्टैंडिंग बात है। तो वो करी है, तो कोर्ट ने भी उसे अप्रिशिएट किया और पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है। पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में 2018 में दिए गए अरुणा शान बाग के फैसले को आधार बनाते हुए अपना निर्णय इसे और आगे बढ़ाया है। हमारे साथ हरीश राणा के वकील मनीष जैन हैं। मनीष जी, कितना अहम है ये फैसला और कितना भविष्योन्मुखी है? बहुत ज्यादा भविष्योन्मुखी है, इसलिए क्योंकि पूरे देश के सीएमओस को, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को डायरेक्शन दे दी गई है कि इस तरह का कोई भी मैटर आता है, पैसिव यूथेनेशिया का नहीं, मतलब पैलेटिव केयर से रिलेटेड, जहां पे पेशेंट किसी भी तरह से रिकवरी ना कर पाते तो उसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड बनाए जाए और इसकी समय समय पर रिपोर्ट अपने मंत्रालय को करते रहे। और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की गई है कि
इस तरह के मैटर पे कोई एक फर्म लेजिस्लेशन बनाए जिससे पूरे देश में एक फॉर्मेलिटी आ जाए। और इस मामले में तो बहुत बहुत अच्छा जजमेंट हो गया है और जस्टिस पारदीवाला और विश्वनाथन साहब बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, बहुत सेंसिटिविटी के साथ इस मैटर को डील कर रहे थे। इसमें 2018 में जो अरुणा शानबाग के मामले में मैटर वो निर्णय आया था कोर्ट का, उसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इस बार कोर्ट ने कहा है कि जो 2 मेडिकल बोर्ड होंगे वो ही तय करेंगे, यानी कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट। देखिए, अरुणा शानबाग का मैटर बहुत पुराना है। 2018 में कॉमन कॉज की जो पीआईएल थी उस पर डिस्कशन हुआ था और अब फाइनली एक फ्रेश केस के साथ ये डिस्कशन हुआ और उसमें सारी चीजें अभी वापस से डिस्कस हुई है, क्या एक्टिव है क्या पैसिव है, क्योंकि डिटेल ऑर्डर प्रोनाउंस वो बाद में मिलेगा। अभी तो जो उसका ऑपरेटिव पार्ट है वो हमारे साथ डिस्कस किया गया कोर्ट में, तो बस इतना ही सबको पता है। थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे में हमारे पास पूरी डिटेल आ जाएगी क्या क्या डिस्कशन हुआ है एक्चुअली। तो इसमें एक चीज और की एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया, तो हमारे दर्शकों के लिए आप बता दें कि दोनों में फर्क क्या है। एक्टिव में मतलब आप किसी को जैसे पॉइजन का इंजेक्शन लगा देते हो और पैसिव में मतलब आप उसको ऐसी सिचुएशन में ले आते हो जो नेचुरल होती है, बस इतना सा ही फर्क है और कुछ ज्यादा। 21 साल का एक युवा अब 33 साल का हो गया है, लेकिन 12 साल से ज्यादा पहले जो घटना हुई थी जिसमें पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वो बीटेक करते हुए छत से गिर गया था, तब से अब तक की स्थिति क्या रही? माता पिता किन स्थितियों से गुजरे? आप तो वकील हैं। वो वकील भी हूँ, मैं उनके घर भी गया हूँ, मैं बच्चे से मिलके भी आया था, सारी चीजें मैंने देखी हैं। और जब मैं पहली बार देख आया था तो जैसे करुणा किसी के मन में जाग जाती है, ऐसी सिचुएशन मैंने देखा है वो। और एक उसमें मैंने बहुत अच्छी जो चीज नोट करी कि वो ना एक मेडिटेशन से, ब्रह्मकुमारी से जुड़े हुए हैं, तो वह हर चीज में ग्रेटिट्यूड देखते थे। हर बात में कोर्ट आए, मीडिया से मिले, मुझसे मिले, कुछ भी हुआ सब में ग्रेटिट्यूड, और उसी ग्रेटिट्यूड का परिणाम है कि आज ये बहुत अच्छा जजमेंट आ गया है। ऐसी स्थिति आ गई कि माता पिता को खुद ही कहना पड़ा कि वो देखिए खुद ही 52 साल के थे और सेवा करते करते वो बूढ़े हो गए, उनकी शक्लों से लगने लग गया कि बूढ़े हो गया। तो बूढ़े माँ बाप को डर हो जाता है कि हमारे बात कौन देखेगा, इसलिए अपने ही सामने उन्होंने ये कोशिश करी है। कोर्ट ने इस पूरे मामले को एक मतलब कहें तो कानूनी से ज्यादा इमोशनल, साहित्यिक टच भी दिया और ये बताया कि क्यों ये जजमेंट इतना महत्वपूर्ण है। तो होमर से शुरू किया, हेनरी से शुरू किया और फिर शेक्सपियर पे आए। फिर जस्टिस विश्वनाथन ने इसमें संस्कृत का एक श्लोक बताया कि चिंता जीवित को जलाती है, चिता मरे को जलाती है। तो क्योंकि जीवन बहुत पोएटिक है, जीवन ये कानून से बहुत ऊपर है, जीवन मेडिकल से बहुत ऊपर है। जीवन तो बस जीवन है और जीवन को किसी भी परिभाषा में आप सेट नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ उसके लिए बातें कर सकते हो। वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी करी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में फैसला सुनाया तो जस्टिस पारदीवाला ने अपने निर्णय सुनाने की शुरुआत हेनरी से की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो दार्शनिक जिन्होंने कहा कि जीवन ईश्वर देता है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और साथ ही फिर शेक्सपियर को उद्धृत किया, उन्होंने कहा कि टू बी और नॉट टू बी, कि जीवन जिया जाए, क्या किया जाए, यानी जो एक जीवन की उहापोह है उसके बारे में बताया। और जब जस्टिस विश्वनाथन ने अपना निर्णय सुनाया तो उन्होंने ये कहा कि चिंता और चिता में एक बिंदु मात्र का फर्क है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवन को जलाती है, यानी जीवित व्यक्ति को जलाती है। तो ये निर्णय अपने आप में ये बताता है कि जब जीने की आस बिल्कुल खत्म हो जाए तो जीवन जीने का अधिकार जो संविधान देता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, तो वही संविधान जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की और एक बार फिर ये कहा कि ये संविधान गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है तो गरिमा से मृत्यु का अधिकार भी देता है, यानी मृत्यु भी हो तो गरिमा के साथ।